देखिए, अब आप लोगों को बताने जा रहे 4th चैप्टर, ठीक है ना? जिसके अंदर आपका कार्बन एंड कंपाउंड बताया जाएगा, कि कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में। अब आप देखिए, सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में क्या होता है? देखो क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहली चीज़ प्रॉपर्टी है इसकी कि द एलिमेंट कार्बन इज नॉन मेटल, इट्स सिंबल इज सी। मतलब नॉन मेटल, मतलब इसमें साइनिंग लेक्चर ये सब नहीं होगा। दूसरा आपका है कार्बन इज ए वर्सटाइल एलिमेंट। वर्सटाइल मतलब ये किसी से भी अटैच हो जाता है आसानी से। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन अर्थ पर बताया गया है, कितना है? 0.02। और मिनरल फॉर्म में ये है, ठीक है ना? मिनरल मतलब जो अर्थ में होता है, एटमॉस्फेयर में 0.03 होता है। और सभी लिविंग थिंग्स जो है, प्लांट, एनिमल, ये सभी कार्बन बेस्ड ही होते हैं। और कार्बन ऑलवेज क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग से जो बनते हैं बॉन्ड। एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे में 4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन कि ये हाउ कार्बन मेंटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे करता है? कार्बन टेट्रावैलेंट मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब टेट्रावैलेंट होता है। इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड वो होता है जब डोनेट करता है, एक एलिमेंट डोनेट करे और एक एक्सेप्ट करता है उस केस में। तो यहाँ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाफ ऑक्टेट है इसका। तो ये आयनिक ना तो दे सकता है आसानी से, ना ही ले सकता है आसानी से, तो इसको डिफ़िकल्टी होती है। तो इसलिए ये क्या करता है? शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, जिससे ये बॉन्ड बनाता है, नोबल गैस कर लेता है। शेयरिंग क्या होता है? कार्बन कार्बन खुद ही एक दूसरे से शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेते हैं। एक पहले वाले ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे वाले ने, दोनों ने शेयरिंग, आगे अभी बताया जाएगा इस बारे में। इसके बाद है द एटम्स ऑफ द एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, इन सब के साथ में भी ये शेयरिंग बॉन्ड बना देता है, शेयरिंग के साथ में बॉन्ड बनाता है। उसके बाद बात करते हैं आगे, बॉन्ड फाउंड बाय द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। जो शेयरिंग के साथ बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना? शेयर्ड पेयर जो होता है वो वैलेंस शेल बोथ, दोनों जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो दोनों लोग देते हैं, पहला वाला भी दूसरा वाला भी एकदम। लुईस ऑफ डॉट स्ट्रक्चर, इसके बारे में भी बताया जाएगा। ये रिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ये बताता है आपको कैसे शेयरिंग होता है, पेयर्ड कैसे होते हैं, ये डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू पता चलता है, ठीक है ना? उसके बाद आ जाते हैं आगे, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बनने की कंडीशन क्या होती है कि उनके पास 4 से 7 इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में होने चाहिए, 4 से 7 इलेक्ट्रॉन। और कंबाइंड एटम शुड नॉट लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली। जो कंबाइन एटम जो उसके साथ जुड़ेगा वो ईजिली लूज ना करे, और मोस्ट ऑफ केस में नॉन मेटल ही ऐसे होते हैं, ठीक है ना? तो लगभग लगभग सभी नॉन मेटल जो हैं वो शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कंबाइनिंग एटम शुड नॉट बी गेन इलेक्ट्रॉन रीडली। जो गेन और लॉस ये दोनों नहीं करते हैं वही शेयरिंग करते हैं। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वो लो होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कंडीशन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी? फिजिकल स्टेट में ये कैसे होते हैं? गैस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड। सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बनने के बाद जो कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी। सॉल्युबिलिटी, तो ये ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनके लो होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये शेयरिंग से बनाते हैं, तो आयंस तो होते ही नहीं हैं, तो ये नॉन कंडक्टर होंगे एक्वस स्टेट में। इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड
में ये नॉन कंडक्टर होंगे, मतलब सॉलिड में तो आयन ही नहीं होंगे, तो कहाँ से करेंगे? मोल्टन और इक्वस स्टेट में ये बॉन्ड आयन तो बनाते नहीं, आयन बनाते नहीं, तो इस वजह से ये नॉन कंडक्टर हो जाते हैं। लुईस स्ट्रक्चर लिखने के तरीके हैं ये। तरीका क्या है? सबसे पहले हम एटम को रिप्रेजेंट करेंगे, मॉलिक्यूल, उसके बाद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। नोबल गैस 8 इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। उसके बाद शेयर द इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम सच दैट कि उनके मॉलिक्यूल नोबल हो जाए, इतने उसके साथ शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन आने चाहिए जिससे कि वो नोबल गैस में आ जाए। फिर आगे कीप इन माइंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर काउंटेड इन द वैलेंस सेल बोथ ऑफ एटम शेयरिंग इट। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को अपन शेयर करते हैं। वैलेंस मतलब आउटर सेल में। अभी इसके बारे में पूरा प्रॉपर आगे है, डिटेल है, अभी डायग्राम सहित देखो, आप आगे पूरी वीडियो देखो। ये रहा देखो स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है? इसमें आपका ये हाइड्रोजन है, अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने आपस में क्या किया? बीच में रख दिया। अब बीच में रख दिया तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बीच में रख दिया, जब दोनों ने अपना बीच में रख दिया तो ये शेयर, ये ही बॉन्ड बन गया इनके बीच में, ठीक है ना। H2 के बीच में बॉन्ड बन गया, ये बन गया, ये ऐसे इस तरीके से बॉन्ड बन जाता है, इसको लिखते हैं इस तरीके से H2। अब जैसे O2 की बात करें तो सबसे पहले उधर ऊपर जो बताया था कि उसके तरीके बताए थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें लिखे हुए हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 8 होता है, 8 का मतलब 2 पहले सेल में हो जाएंगे और दूसरे सेल में बचे 8 का मतलब 2 पहले सेल में, तो दूसरे सेल में 6। तो जो आउटर मोस्ट वाला सेल होगा ना, वही ये तुम्हारा 6 इलेक्ट्रॉन दिखाता है। इसके पास भी 6 हैं, तो इसको नोबल मतलब 8 बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की, और इसको भी 2। तो दोनों के 2-2 निकाल के बीच में रख दिए। अब ये कॉमन हो गए, जब इसके काउंट करेंगे तब भी इसके 2-2 टोटल 4 हो जाएंगे, 4 और 4 इसके अपने, तो टोटल 8 इसके भी काउंट होंगे, और 4 इसके हैं, 4 इसके, तो ये भी टोटल 8 काउंट होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये डबल बॉन्ड बन जाता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है? दो 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, ठीक है ना। O2 इसको बोल देते हैं, डबल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। इसके बाद आ जाओ ये नाइट्रोजन वाला। तो नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7, तो मतलब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 5, तो 5 जो आउटर मोस्ट होते हैं उन्हीं को वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये लास्ट वाले में इसके 5 दिखाए गए, इसमें भी 5 है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसको 3 की ज़रूरत है, इसको भी 3। तो दोनों ने अपने 3-3 निकाल के शेयरिंग वाले रीजन में रख दिए, शेयरिंग वाले रीजन में रख दिए। तो अब ये इसके 6 और 2 टोटल इसके भी 8 हो गए, और इसके 6 और 2 इसके भी 8 हो गए, दोनों को मिला के क्या बन गया? N2, ठीक है ना। इस तरीके से बन जाता है। तो शेयरिंग ये तीनों से जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में है, और इनको अपन बोल देते हैं शेयरिंग वाले कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। और कार्बन के बारे में जो वर्सटाइल नेचर बताया था उसके बारे में बताया। क्या? कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड होता है, फैक्टर दैट इनेबल लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। इसका मतलब ये है, इसमें वर्सटाइल नेचर का मतलब सबके साथ जुड़ जाना है। इस वजह से क्या होता है, कार्बन के पास बहुत ज़्यादा सारे, तो अर्थ पर मोस्ट ऑफ चीज़ें तो कार्बन से ही बनी हुई हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम, जो द फैक्टर दैट इनेबल कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसको इनेबल करता है, मतलब योग्य बनाता है कि ये बहुत सारे कंपाउंड बनाए, तो वो होता है कैटिनेशन या टेट्रावैलेंसी। इस प्रॉपर्टी बोलते हैं। कैटिनेशन का मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन से जुड़ जाता है, टेट्रावैलेंसी मतलब 4 इसकी वैलेंसी होती है। कैटिनेशन देखो यहाँ पे तुरंत एक्सप्लेन कर दिया कि यूनिक एबिलिटी ऑफ एलिमेंट लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच चेन, मतलब ये आसानी से बड़े बड़े कंपाउंड ब्रांच्ड, मतलब कार्बन कार्बन खुद से ही जुड़ जाता है, लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन और ये सब बनाता है। इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोल देते हैं। और हाइड्रोकार्बन जैसे कंपाउंड हो गए, तो हाइड्रोकार्बन जो है, तो हाइड्रोजन एंड कार्बन से जो बने हुए कंपाउंड होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं, ठीक है ना। और अगर इसकी कैटिनेशन वाली की, और ये यहाँ पर बताया है कि डिफरेंट साइज मैक्सिमम कैटिनेशन इन द पीरियोडिक टेबल,
ठीक है ना। रिंग्स ये बताया ना, ब्रांच चेन रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज ये सब बनाता है। और टेट्रावैलेंसी यहाँ एक्सप्लेन कर दी। टेट्रावैलेंसी क्या होता है? इट इज द स्टेट ऑफ एन एटम विच देयर इज 4 इलेक्ट्रॉन, जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम टेट्रावैलेंसी बोल देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद ये हाइड्रोकार्बन का आ गया। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन में आपका हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। और ये 3 टाइप के होते हैं। सेचुरेटेड वाले वो होते हैं, इनका फॉर्मूला ये होता है एल्केन, और इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना। सेचुरेटेड वालों में सिंगल बॉन्ड होते हैं, बस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल और ट्रिपल, इनके फॉर्मूला होता है CNA। मतलब इसका मतलब ये है, अगर पहले इसका समझ लो, इसमें अगर दो हाइड्रोजन, 2 कार्बन होंगे, एन की वैल्यू 2 होगी, तो 2 2 जा 4 + 2 यानी 6 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। 2 कार्बन तो 6 हाइड्रोजन, और अगर 3 कार्बन हो जाएंगे तो 2 3 जा 6 2 8 यानी C3H8 बनेगा कंपाउंड, जो सेचुरेटेड होगा। और ये इसी तरीके से इसमें भी हम फॉलो कर सकते हैं। एल्कीन यहाँ डबल बॉन्ड एक रहेगा, ठीक, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले केस में सी, अगर कार्बन 2 हैं तो ये 4 हो जाएगा, कार्बन 3 है तो ये 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन C3H6, ये एल्कीन्स होगा डबल बॉन्ड जो अनसैचुरेटेड बोला जाएगा। उसके बाद एल्काइन। एल्काइन में उसके डबल से 2 कम होते हैं, जैसे 2 है यहाँ पर तो ये भी 2 होगा, C2H2। 3 है तो तुम्हारा 3 2 जा 6 तो ये C3H4 हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से इसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे, दोनों ही अनसैचुरेटेड होते हैं। एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन जो रिंग बनाते हैं, जैसे बेंजीन होता है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो ऊपर बताया था डॉट स्ट्रक्चर, जैसे C2H6 ये कौन सा है? इसके डबल से 2 ज़्यादा, मतलब एल्केन्स है। डबल से 2 ज़्यादा मतलब एल्केन है, तो एल्केन का स्ट्रक्चर बनाया। जैसे कार्बन है, कार्बन के पास 4 आउटर मोस्ट में होते हैं, तो एक इसके साथ कार्बन के साथ शेयरिंग कर रहा है, एक ये हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन, एक 4 शेयरिंग में दे दिए, और शेयरिंग और उनके भी एक एक आगे शेयरिंग, तो टोटल इसके 8 हो गए। और इसके 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, तो ये भी नोबल गैस, तो सभी नोबल गैस अटेंड कर गए। इसमें भी सेम चीज सिचुएशन है, इसके हाइड्रोजन के पास 2 आ गए और कार्बन के पास 8 हो गए, तो ये भी नोबल गैस अटेंड कर लिया। अब इसको फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से, तीनों अलग अलग लिखने के फॉर्मेट हैं। फिर ये C2H4 डबल बॉन्ड वाला बताया गया। तो डबल बॉन्ड वाले में अगर देखोगे ध्यान से, तो क्या कर रखा है? डबल बॉन्ड वाले में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये देखो, 2 2 की शेयरिंग हो गई, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया ये। और ये C2 एथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये दोनों अनसैचुरेटेड हैं, देखो जैसा लिखा हुआ है, और ये सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड जो मैंने बताया था। तो यहाँ 3 का शेयरिंग हो गई, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बेस पर हाइड्रोकार्बन को कैसे हम बताते हैं? स्ट्रक्चर बेस पर स्ट्रेट चेन जो होते हैं उनको प्रोपेन, लास्ट में एन जुड़ा हुआ होता है। प्रोपेन, प्रोप मतलब 4 कार्बन, 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो एन लास्ट में जुड़ा हुआ रहता है। अब ब्रांच चेन जो रहते हैं तो आइसोपेंटेन, आइसो का मतलब ब्रांच इसमें बनी हुई रहेंगी, अभी आगे इसके बारे में बताया जाएगा। तो आइसोब्यूटेन और आइसोपेंटेन इस तरीके से नाम दिया जाता है। साइक्लिक जो रहते हैं उनके साथ में साइक्लो जोड़ देते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन। ठीक है ना। इसके बाद साइक्लिक और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कौन, दीज आर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन कार्बन क्लोज चेन बनाते हैं, जैसे कि बेंजीन एक तरीके से इसका हो गया। और जो साइक्लिक वाले होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, ठीक। जैसे बेंजीन यहाँ पर बताया हुआ है, ये बेंजीन का मतलब है इट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका C6H6, अल्टरनेट कार्बन में डबल बॉन्ड होते हैं, सिंगल और डबल अल्टरनेट में होते हैं, देखो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। अल्टरनेट है, पहले डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, इस तरीके से ये दिखाया गया बेंजीन का। यहाँ पर भी वही चीज़ है, और ये सभी स्ट्रक्चर तुमको बने हुए दिखे जाएँ, ये सब बेंजीन के ही हैं, क्योंकि ये रोटेशन होता है, पहले यहाँ डबल रहता है फिर ये चेंज होता रहता है, और ये चीज़ चेंज होती रहती है, तो इसलिए ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी। ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर इनको बोला जाता है सभी को। ठीक है ना। रिजोनेंस स्ट्रक्चर बोला जाता है। उसके बाद ये और बचा हुआ है, इस चीज़ को और समझ लो। दे आर क्लासिफाइड आर
अगर कार्बन को जो कंपाउंड है उनको क्लासिफिकेशन एक और तरीके से किया जाता है, एलिसाइक्लिक जो खुले हुए होते हैं और एरोमेटिक जो क्लोज होते हैं। तो दीज आर हाइड्रोकार्बन डू नॉट हैव बेंजीन रिंग, मतलब ये ओपन होते हैं, ठीक है ना, इनके एक सिरा अलग होगा, एक सिरा अलग होगा। एरोमेटिक वाले जिसमें बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये क्लोज सर्किल होते हैं, ठीक है ना। और इनके इससे जिसमें जिसमें बेंजीन रिंग होगी और उससे जुड़ा हुआ कोई अपन हेटेरोएटम अगर लगा देते हैं, हेटेरोएटम मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा वाले एटम को हेटेरोएटम बोला जाता है। तो उनको अगर लगा देते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड में उनको कंसीडर किया जाता है। उसके बाद जो अभी ये इनका नाम बोल रहे थे प्रोपेन, ये प्रोपेन और ब्यूटेन इनका नाम कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। ये देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर बताया गया कि ये अगर एक कार्बन एटम है तो उसको नाम होगा मेथ, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाता है। और जैसे दो कार्बन तो उसको एथ नाम दिया जाएगा, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, डबल बॉन्ड एथीन और ट्रिपल बॉन्ड तो एथाइन हो जाता है। ऐसे प्रोप का मतलब तीन, तो ये याद करना है। जैसे हेक्स है, हेक्स मतलब सिक्स कार्बन और उसमें सभी सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन बोला जाएगा नाम उसका। और अगर उसके साथ में डबल बॉन्ड है तो हेक्जीन बोला जाएगा, और अगर उसके साथ में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हेक्साइन बोला जाएगा। इसके बाद नाम जो करण होता है, नाम जो होता है उसी के बारे में जो अभी ऊपर मैंने बताया वही चीज़ बता रहा है। सफिक्स इट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। सफिक्स का मतलब जो लास्ट में लगता है, मैंने अभी बताया ना हेक्जीन इन लग रहा है, तो एन कब लगेगा जब सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड के केस में एन लगता है, डबल में इन लगता है और ट्रिपल में आइन लगता है, जैसा कि अभी तुम लोगों को मैंने बताया था, ठीक है ना। नामकरण और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, इट इन्वॉल्व एक्चुअल नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कार्बन प्रेजेंट। तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला सारे उसमें फॉर्मूले में सारे जो एलिमेंट यूज होते हैं उनका यूज किया हुआ होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये अरेंजमेंट होता है किस तरीके से उसमें कार्बन वगैरह जुड़े हुए हैं। और कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है, ये शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। और इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय अदर एटम अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी दीज आर हेटेरोएटम। मैंने अभी बताया था हेटेरोएटम कौन से होते हैं, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जैसे C2H6 है तो H6 की जगह H रह जाए 5, और एक कोई जैसे क्लोरीन जाके जुड़ गया C2H6Cl, तो ये Cl जो रहेगा क्लोरीन वो हेटेरोएटम कंसीडर किया जाएगा। हेटेरोएटम अलग से जोड़ते हैं जो अभी यहाँ ये बताए गए हैं, ये सभी हेटेरोएटम फंक्शनल ये प्रॉपर्टी बदल देते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की। जैसे क्लोरीन जुड़ जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, मेथेन एथेन जो भी रहेगा उसके साथ में तो उसकी मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, तो इस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, इनको हेटेरोएटम बोलते हैं। और ये फंक्शनल ग्रुप हैं, ये क्या फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टी बदल देते हैं। प्रॉपर्टी बदल दें, जैसे एल्कोहल है तो एल्कोहल अपने ड्रिंकिंग पर्पज C2H5OH जो होता है, मतलब एक हाइड्रोजन हटा के OH, एक हाइड्रोजन हटा के ये सभी जोड़े जाते हैं, एक हाइड्रोजन हट के ये जब जुड़ जाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट हो जाती है, ठीक है ना। इसी वजह से उनके बहुत सारे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, तो ये सभी याद रखने हैं। जैसे ये तो डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये तुम्हारा एसिड हो गया, ये तुम्हारा कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये अल्कोहल हो गया, ये तुम्हारे हैलोजन हो गए। अब अगर बात करें तुम्हारा आइसोमरिज्म, तो आइसोमरिज्म का मतलब ये होता है एक ही जो केमिकल फॉर्मूला सेम रहे बट स्ट्रक्चर उनके डिफरेंट डिफरेंट हो जाए। जैसे क्या होता है कभी कभी कार्बन चार हैं तो उनको कई तरीके से जोड़ा जा सकता है, कार्बन जैसे कार्बन की चारों की रिंग भी बन सकती है और चार कार्बन खुले भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से तो फिर वो दोनों खुला और रिंग अगर अलग-अलग बना दी तो वो दोनों एक दूसरे के आइसोमेरिक, लेकिन हाँ, जो काउंटिंग है जैसे C4H10 है ये सेम रहे और स्ट्रक्चर अलग-अलग हो तो उनको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक बोल देते हैं। कंपाउंड विच possess द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कॉल्ड आइसोमर। स्ट्रक्चर अलग बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे तो फिर इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। ब्यूटेन के लिए बोला जाए तो इसके दो आइसोमर होंगे, मतलब इसके दो तरीके से लिखा जा सकता है तो वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो जाते हैं। होमोलोगस सीरीज कौन सी होती है, जिनमें CH2 का अंतर हो। सभी कंपाउंड जैसे एक ही कंपाउंड है जैसे मेथेन एथेन प्रोपेन, तो इन सब में एक CH2 का डिफरेंस होता है तो उनको हम होमोलोगस सीरीज बोल देते हैं। मतलब अरेंज कर दिया जाए कार्बनिक कंपाउंड जिसमें
सक्सीडिंग डिफरेंट डिफर कितना हो, CH2 एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस हो, तो उनको अपन होमोलोगस सीरीज बोल देते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती हैं, तो प्रॉपर्टी होती है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो वेरिएशन, बट केमिकल प्रॉपर्टी इनकी फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स सेम। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती जाती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी उनकी लगभग सेम रहती है, ठीक है ना। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, तो एल्केन के लिए ये देखो CH4, ये होमोलोगस सीरीज एल्केन, सब में CH2 का अंतर है। और एल्कीन्स के लिए इन सब में CH2 का अंतर है। और एल्काइंस के लिए इन सब में भी CH2 का अंतर है, ठीक है ना, तीनों में। तो ये होमोलोगस सीरीज है। इनकी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, कंबसन, कंबसन का मतलब होता है जलना, कोई भी चीज़ जल रही है तो उसका मतलब वो कंबसन हो रहा है। तो कार्बन कंपाउंड बर्न इन एयर, तो क्या बनाता है, CO2, वाटर और हीट बनाता है। इसको एज ए फ्यूल भी हम यूज़ करते हैं बहुत जगह पर, कार्बन कंपाउंड को फ्यूल हम यूज़ करते हैं। सेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो ब्लू फ्लेम और नॉन सूटी फ्लेम के साथ में जलते हैं। अनसेचुरेटेड जो रहेगा वो येलो सूटी फ्लेम के साथ में जलता है। और ये परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हायर देन सेचुरेटेड, इसमें कार्बन की ज़्यादा परसेंटेज होती है। नॉट गेट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, तो इसमें थोड़ा बहुत कुछ बचेगा। सेचुरेटेड जो रहेगा वो कंप्लीट बर्न होता है और इसमें कुछ थोड़ा बहुत ऐश राख वगैरह बच जाएगी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एक तरीके से बर्निंग ही होती है। जो जैसे एल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा विद द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो इसको अपन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन होता है, ठीक, या फिर इलेक्ट्रॉन का डोनेट होना, ये भी ऑक्सीडेशन होता है। आगे अगर बात करें और एथेनॉल, ये वो रिएक्शन दिखा दी, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनाने के लिए ये मीडियम दे दिया, बन गया। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूट के ये हाइड्रोजन दोनों जगह जाके जुड़ जाता है, तो इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा और इनकी जगह हाइड्रोजन जाके जुड़ गया। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज एडिड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम निकल वेजिटेबल कन्वर्ट इनटू वेजिटेबल घी, वेजिटेबल जो ऑयल होता है उसको वेजिटेबल घी बना दिया जाता है और इसी को हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है ना। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है, मतलब ऑयल से घी बना दिया जाता है इससे, इस प्रोसेस से। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये है एक हटा उसकी जगह दूसरा ले ले। जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्या होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन हटेगा उसकी जगह क्लोरीन जाके जुड़ गया, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक हटा दूसरा जुड़ा, और एडिशन में जाके बॉन्ड टूटेगा और सीधा डायरेक्ट अटैच हो जाता है। अब अगर बात करें एथेनॉल की, तो एथेनॉल इज कॉमनली नोन एज एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है और सेकेंड मेंबर होता है सीरीज का, ठीक है ना। सेकेंड मेंबर क्योंकि C2 होता है, ठीक। और इसकी केमिकल कुछ प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सोडियम एथॉक्साइड बना देता है ये, सोडियम के साथ रिएक्ट करने पर सोडियम एथॉक्साइड बना दे रहा है। और एसिड के साथ रिएक्शन करने पर ये तुम्हारा बना देता है ईस्टर, क्या बनाता है, ईस्टर, ठीक। ईस्टर पॉलिस्टर, फिर इसका पॉलीमराइजेशन के पॉलिस्टर कपड़ा भी बन के आता है, ईस्टर बना देता है, ये इसकी रिएक्शन है। यूज़ क्या होता है, सोप, कॉस्मेटिक, एल्कोहल बेवरेज, इन सब में इनका काम होता है, किसका, एल्कोहल का, ठीक है ना। उसके बाद बात करें अगर एथेनोइक एसिड की, तो एथेनोइक एसिड कॉमन नेम इसका एथेनोइक एसिड होता है और इसको एसिटिक एसिड जिसे विनेगर बोला जाता है वो भी होता है, वो भी बोलते हैं, ठीक। सेकेंड मेंबर मतलब दो कार्बन है तो सेकेंड मेंबर हो गया, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर CH3 सी डबल ओ, विनेगर देखो इसका 5 से 8% सोल्यूशन विनेगर होता है। ग्लेशियल प्योर वाले को ग्लेशियल बोलते हैं, ये आ जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड कौन सा होता है, प्योर वाला। केमिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या क्या होती हैं, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना देता है CH3COO बनाता है, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन, मतलब ये आला हाइड्रोजन हटके वहाँ पर ये लग बन जाता है, सोडियम जुड़ जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तब भी सेम ही बना रहा है, सेम ही रिएक्शन है दोनों में, ठीक। बस यहाँ दो मॉलिक्यूल, यहाँ एक मॉलिक्यूल बनाता है। एफर्बसेंस मार्क प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एफर्बसेंस मतलब ये एक अलग टाइप की स्मेल होती है जिससे पता चल जाता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल रहा है। इसके बाद बात करें NaOH के साथ रिएक्शन, तो वापस से वही Na, तो ये तीनों रिएक्शन सेम है, याद करने में भी आसानी रहेगी। Na बस जुड़ जाता है, बस और कुछ नहीं। स्ट्रिफिकेशन ये पहले ही बताया है, एथेनॉल
इथेनॉल जब एसिडिक के साथ रिएक्ट करता है तो एस्टर बनाता है, ऊपर भी बताता था, ये भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोली जाती है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं सोप की। तो सोप क्या होते हैं? सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन के सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, वो सोप होते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में है, तो कार्बो और ये सोप हो जाता है, ठीक है ना, एस्टर के प्रेजेंस में। गिव पेरेंट एल्कोहल एंड सोडियम साल्ट, ये सोडियम साल्ट है, यही साबुन है। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ईस्टर कॉल्ड सपोनिफिकेशन, और इस प्रोसेस को हम सोप का फॉर्मेशन ही सपोनिफिकेशन होता है, ठीक है ना। इसके बाद ऑन हाइड्रोलिसिस पर बनता है, ठीक है ना, बन जाता है ये। सोप आर इफेक्टिव ओनली सॉफ्ट वाटर, सोप किसके लिए? सॉफ्ट वाटर में। और डिटर्जेंट जो होते हैं ये होते हैं अमोनियम सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिल। अमोनियम सल्फोनेट सॉल्ट डिटर्जेंट होते हैं, ये हार्ड वाटर में भी काम करते आते हैं। और जो सोडियम के सॉल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, उनको सोप बोलते हैं। डिटर्जेंट ये हार्ड वाटर सॉफ्ट दोनों में काम करते हैं। इसके बाद ये सोप मॉलिक्यूल है, आयनिक पार्ट इसका हाइड्रोफोबिक बोला जाता है, लॉन्ग जो टेल होती है उसको हाइड्रोफिलिक आयनिक पार्ट को बोला जाता है, ये वाला। और हाइड्रोफोबिक ये पार्ट होती है ऑयल वाला पार्ट, जो ऑयल होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, और ये होता है आयंस वाला। तो जैसे ये वाला होता है ऑयल वाला पार्ट, तो ये एक रिंग जैसी पूरा स्ट्रक्चर बना लेता है। तो यहाँ यहाँ पर ऑयल जो हमारे कपड़ों में होता है वो इसमें डिजोल्व हो जाता है, और ये पानी के साथ में अटैच होके बाहर निकल जाता है। इस तरीके से क्लींसिंग होती है, यहाँ पर दिखाया भी है। मोस्ट डर्ट जो ऑयली नेचर की होती है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है उसमें अटैच हो जाता है ऑयल के साथ, और ऑयल पूरा उसमें शोषित कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, वाटर के साथ में वो बाहर निकल जाता है, और इसको मिसेल बोलते हैं, मिसेल फॉर्मेशन। सोप मिसेल हेल्प डिजोल्व ग्रीस वगैरह उसमें डिजोल्व हो जाती है। ये स्ट्रक्चर देखो बना हुआ है यहाँ पर सोप का। अब जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा ऑयल होता है, और यहीं पर आके ऑयल जो है मिक्स हो जाता है, और ये पूरा वाटर के साथ अटैच वाले होते हैं हाइड्रोफिलिक। तो यहाँ पर ऑयल अटैच होके बाहर निकल जाता है, यहाँ पर बताया हुआ है उसी तरह प्रेजेंट इन हॉट वाटर सोप इनसॉल्युबल कॉल्ड स्कम। स्कम ये भी याद रखना, मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट जो है प्रेजेंट हार्ड वाटर में होते हैं, सोप मॉलिक्यूल के साथ बन के उसको इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना देते हैं। सोप इसलिए नहीं हार्ड वाटर में, ये क्वेश्चन आता है कि अगर कि हार्ड वाटर में सोप क्यों नहीं काम करता है, तो बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो सॉल्ट हैं वो उसके साथ रिएक्ट करके सोप के साथ स्कम बना देते हैं, इस वजह से वो क्लींसिंग नहीं कर पाता, और डिटर्जेंट में स्कम नहीं बनता है, ठीक है ना। ये आपका 4th चैप्टर हो गया, पूरा नोट्स हो गया, आप देख सकते हो, आपको हेल्प भी करेगा। पूरा नोट्स मैंने समझाया है अच्छे से, तो आप इसको ध्यान से करो, आगे कंटिन्यू कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। आगे भी और भी जो वीडियो बनाए हुए हैं वो सारे आगे दिए हुए हैं वीडियो में, आप देख सकते हो। हर चैप्टर एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर दे रहे हैं, ठीक है ना।